जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच से एक महाशक्ति का जन्म हुआ, मगध साम्राज्य। आज हम इसी साम्राज्य के उदय की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें कूटनीति भी है, युद्ध भी है और जबरदस्त महत्वाकांक्षा भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य बनते कैसे हैं? क्या ये समझौतों और शादियों से बनते हैं, या फिर तलवार के जोर पर? मगध की कहानी हमें ये दिखाती है कि इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि मगध साम्राज्य की इस दौड़ में आखिर सबसे आगे निकला कैसे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां 16 महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्य सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। लेकिन इस महासंग्राम में एक खिलाड़ी था जो सबको मात देने वाला था, और वो था मगध। तो मगध की इस कामयाबी की नींव किसने रखी? इसका क्रेडिट जाता है हर्यक वंश को। और इस वंश की कहानी शुरू होती है एक पिता और पुत्र से, जिनके सत्ता पाने के तरीके जमीन आसमान का फर्क था उनमें। पहले बात करते हैं बिंबिसार की, एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने लड़ाई की जगह शादी का रास्ता चुना। कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे ताकतवर राज्यों में शादियां करके उन्होंने बिना एक भी बूंद खून बहाए दोस्त भी बनाए और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। सोचिए जरा, काशी जैसा अहम इलाका तो उन्हें दहेज में ही मिल गया था। लेकिन जहां पिता ने रिश्ते जोड़े, वहीं बेटे ने उन्हें हमेशा के लिए तोड़ दिया। अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा, सत्ता का नशा ऐसा था कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जहां बिंबिसार की ताकत उनकी डिप्लोमेसी थी, वहीं अजातशत्रु सिर्फ एक ही भाषा समझता था, युद्ध की। और अजातशत्रु सिर्फ बेरहम नहीं था, बल्कि काफी एडवांस भी था। वैशाली जैसे मजबूत राज्य को हराने के लिए उसने उस जमाने के सुपर वेपन्स इस्तेमाल किए। एक था महाशिला कंटक, मतलब एक ऐसी मशीन जो दुश्मनों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। और दूसरा था रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसके पहियों में तलवारें लगी थीं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती थीं। ये उस दौर के लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशन से कम नहीं था। तो हर्यक वंश ने एक जबरदस्त शुरुआत तो कर दी, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब वक्त था पावर के ट्रांसफर का, और ये देखने का कि इस विरासत को कौन और आगे ले जाता है। इसे आप एक रेले रेस की तरह समझिए। हर्यक वंश ने बैटन शिशुनाग वंश को पास किया, जिन्होंने अवंती जैसे बड़े दुश्मन को हराया। फिर बैटन गया नंद वंश के हाथों में, और उन्होंने कलिंग को जीतकर मगध को उसके शिखर पर पहुंचा दिया। एक के बाद एक हर वंश ने मगध को और बड़ा और ताकतवर बनाया। नंद वंश के समय में मगध की ताकत अपने चरम पर थी। उनके शासक महापद्मनंद इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया, एकराट। इसका मतलब था अकेला सम्राट, जिसके आगे कोई दूसरा राजा नहीं। ये पूरे भारत पर मगध के दबदबे का ऐलान था। लेकिन ठीक जब मगध भारत में अपनी ताकत के शिखर पर था, पश्चिम से एक ऐसा तूफान आ रहा था जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा था। दुनिया जीतने निकला एक योद्धा, सिकंदर महान, अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। सिकंदर का भारत अभियान बिल्कुल किसी तेज आंधी जैसा था। 326 ईसा पूर्व में वो खैबर दर्रे से भारत में दाखिल हुआ। राजा पोरस से ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका विश्व विजय का सपना भारत में ही रुक गया जब उसकी थकी हुई सेना ने व्यास नदी पार करने से साफ इनकार कर दिया। और 325 ईसा पूर्व तक वो भारत से वापस लौट चुका था। झेलम नदी के किनारे हुई ये लड़ाई इतिहास में दर्ज है। सिकंदर जीता तो सही, पर राजा पोरस की बहादुरी ने उसका दिल जीत लिया। कहते हैं कि वो पोरस की हिम्मत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उनका राज्य लौटाया, बल्कि उनसे दोस्ती भी कर ली। ये दो महान योद्धाओं के बीच सम्मान का एक बेहतरीन लम्हा था। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास बदलने वाला ये पूरा अभियान कितने समय तक चला? सिर्फ 19 महीने। इतिहास की इतनी बड़ी घटना के लिए ये वाकई एक बहुत ही छोटा सा वक्त है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ नंद वंश अंदर से कमजोर हो रहा था, तो दूसरी तरफ सिकंदर के हमले ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी थी। मतलब एक परफेक्ट तूफान के लिए सारी चीजें तैयार थीं और एक नई शक्ति के उदय का मंच सज चुका था। बाहर से तो नंद साम्राज्य बहुत बड़ा और अमीर था, लेकिन अंदर से खोखला हो रहा था।
उसका आखिरी शासक घनानंद अपनी प्रजा के बीच बेहद अलोकप्रिय था। उसकी नीतियों से लोग खुश नहीं थे और साम्राज्य अंदर ही अंदर कमजोर पड़ता जा रहा था। और ऐसे ही माहौल में एंट्री होती है इतिहास के दो सबसे बड़े किरदारों की। एक जोशीला नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु महान रणनीतिकार चाणक्य। चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की ताकत, इस जोड़ी ने घनानंद के राज को उखाड़ फेंका और इसी के साथ नंद वंश का अंत हुआ और भारत के सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का सूरज उगता है। तो हमने देखा कि मगध का साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि बिंबिसार की कूटनीति और चाणक्य की बुद्धि से भी बना था। लेकिन एक सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। क्या होता अगर सिकंदर की सेना उस दिन व्यास नदी से वापस ना लौटती? क्या तब दुनिया का इतिहास कुछ और होता? खैर, इसका जवाब अब सिर्फ कल्पना में ही ढूंढा जा सकता है।